Hello children, excited to begin a new session. Now the topic for today is nutrition in plants, and the key elements that we will discuss are nutrition, autotrophic nutrition, various kinds of food products synthesized by plants, heterotrophic nutrition, insectivorous plants and replenishing nutrients in the soil. अब जिंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, सबको एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. अब हम लोगों का जो सोर्स ऑफ फूड है दैट इज प्लांट्स, राइट? लेकिन प्लांट्स का सोर्स ऑफ फूड क्या है? अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो उनकी सराउंडिंग से वो रॉ मटेरियल्स जो भी अवेलेबल हैं उनसे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स जो हैं वो सॉइल और वाटर से अपना फूड लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनका फूड सिर्फ उनके वाटर से मिलता है. फिर कुछ और प्लांट्स हैं जिनको जो फूड चाहिए वो सड़ी हुई, डीकम्पोज हो रही चीज़ों से मिलता है. वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको अपना फूड इंसेक्ट से मिलता है. इसी तरह से देयर आर सम प्लांट्स दैट नीड सोलर लाइट फॉर मेकिंग देयर फूड, while some can only prepare their food when they are taken away from sunlight. Hence, different plants have different modes of nutrition. Now, the question is, what is nutrition? Nutrition क्या है? जहाँ पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दैट एक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है. सिर्फ हमारी नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और फिर बॉडी में सेल्स में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता रहता है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, और चौथी चीज़, जो भी डिजीजेस हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फाइट करने की एनर्जी देने के लिए, जो भी हमें एनर्जी चाहिए वो नरिशमेंट से मिलती है. ये नरिशमेंट हमें ये न्यूट्रिशन से मिले हुए न्यूट्रिएंट्स देते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द autotrophic nutrition. In simple words, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ये तो हमने समझ लिया. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिंपल सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेकर के उससे अपना फूड खुद बनाते हैं. उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं. अब अपना फूड वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को अपने अंदर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसको लेकर के सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली प्लांट्स, अपना फूड खुद बनाते हैं उनको कहते हैं autotrophs. Now let us look at autotrophic nutrition in plants. होता ये है कि प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करके उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं. So this process of making food by green plants is called photosynthesis. And green plants convert solar energy from the sun into chemical energy of food. So let us now closely look at what is photosynthesis. Plants के leaves जो green color के होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि plants के leaves में छोटे छोटे cells हैं जिनमें कि एक पिगमेंट होता है which is called chlorophyll, और इन छोटे छोटे cells को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. अब होता यह है कि क्लोरोफिल इट अब्सॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो हेंस द प्रोसेस
in which the leaves of the plant synthesize food using carbon dioxide, water and energy from the light is called photosynthesis. फोटो का मतलब है सनलाइट एंड सिंथेसिस का मतलब है टू मेक. तो ये जो ग्रीन लीव्स हैं, ये इनमें जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दिस is how they prepare their own food. Now let us do an activity to demonstrate the occurrence of photosynthesis in a healthy leaf. So what you require is a green leaf, alcohol, burner, test tube, beaker, forceps, water and iodine solution. Now take a leaf from a healthy plant and keep it in a test tube containing alcohol. Now place this test tube in a beaker containing water. Place the complete setup over the burner and let it boil till the green color of the leaf disappears. Now the test tube containing alcohol should not be heated directly on the burner. Take out the leaf from the test tube using forceps and wash it in water. Put a few drops of iodine solution on the leaf. You will observe that the leaf turns blue-black in color. By heating the leaf in alcohol, it uses all of its chlorophyll. Now only starch remained in this leaf. So when iodine is added to the starch, its color changes to blue-black. Now this gives us the conclusion that the presence of starch confirms the process of photosynthesis that was carried out in the leaf earlier. Thus, leaves are considered as फूड फैक्ट्रीज और किचन्स ऑफ द प्लांट्स. भाई अगर लीव्स ही फूड प्रिपेयर कर रही हैं तो उनको हम फूड फैक्ट्री ही बोलेंगे प्लांट्स की. सो द एंटायर प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives out carbohydrate and oxygen. अब let us closely look at the mechanism of photosynthesis. अब रॉ मटेरियल जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू एंटर करती है. वाटर और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट के रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर उनमें ट्यूब लाइक चैनल्स होते हैं जाइलम, उनसे वो उस वाटर और मिनरल का जो कंटेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं. अब लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में. इससे केमिकल रिएक्शन होता है. अब इस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है ये उस प्लांट के लिए फूड है. अब ये फूड प्लांट अपने अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचाते हैं? अगेन दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लोएम. इन फ्लोएम के थ्रू वो जो फूड प्रोड्यूस किया है वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है और जो ऑक्सीजन साथ में बनती है वो अगेन स्टोमेटा के थ्रू एयर में रिलीज हो जाती है. सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and in the green branches. Now let us do an activity to demonstrate that sunlight is necessary for photosynthesis. So for this activity, take a potted plant with green leaves, thick black paper, spirit, burner, test tube, beaker, forceps and iodine solution. Now keep the plant in a dark room for 2 days. Choose a leaf and cover its middle part with a black paper so that it does not receive sunlight for a day. Now place the plant in sunlight for 1 day. Now pluck the covered leaf and perform the iodine test on it as performed in the previous activity. You will observe that the part of leaf which was covered with the black paper turns yellow brown, while the part of the leaf exposed to the sunlight turns blue black. अब ये क्यों होता है? जो येलो ब्राउन पार्ट ऑफ द लीफ है वो क्या शो करता है कि वहां पे स्टार्च नहीं बनी
और जो ब्लू ब्लैक पार्ट है वहां पे स्टार्च बनी है। अब इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि जहां पे वो ब्लैक हमने स्ट्रिप ऑफ पेपर रखा था वहां स्टार्च नहीं बनी, मीनिंग क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पहुंची तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। सो sunlight is so important for plants that their leaves grow in many patterns so as to absorb maximum part of the sunlight. Now let us look at the importance of photosynthesis. अगर हमारे आसपास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना हो तो फूड प्रोड्यूस प्लांट्स नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सारी की सारी जो फूड चेन है यानी कि बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी फूड नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि जो भी अगर आप कोई भी फूड चेन देखेंगे तो उसका जो बेस है वो प्लांट प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, और प्लांट प्रोडक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर किया हुआ उनका फूड। और दूसरी बात, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। सो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ। इट इज द ओनली सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, a life supporting gas on earth, is only because of photosynthesis. Due to the process of photosynthesis, a balance between oxygen and carbon dioxide is maintained in the atmosphere. होता क्या है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस जो है दोनों ऑर्गेनिजम्स में, वेदर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और अगर ये रेस्पिरेशन ना हो तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्सो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस इन इटसेल्फ। इनफैक्ट जो फूड बनता है प्लांट के अंदर वो क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी को लीव्स कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। सो नाउ लेट अस लुक एट फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन लीव्स। अगर किसी प्लांट के लीव्स ग्रीन नहीं हैं, अलग कलर के हैं जैसे कि येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन एटसेट्रा, तो ऐसा नहीं है कि उन लीव्स में क्लोरोफिल है ही नहीं। क्लोरोफिल है, लेकिन दूसरे पिगमेंट्स इतने ज़्यादा अमाउंट में हैं कि वो ग्रीन कलर को छुपा देते हैं, तो उन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट इज अ क्रोटन। बड़े कलरफुल लीव्स होते हैं उसके। नाउ इन ऑटम, जब फॉल का टाइम है, ड्यू टू शॉर्टर डेज एंड रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, chlorophyll production in many leaves stops, and hence they turn yellow or red before falling off. Now let us look at algae. अब among the living organisms जो अपने फूड खुद बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट है जिसको हम कहते हैं algae. This is a unicellular plant or organism and it is slimy, और पॉन्ड्स पे या कहीं पे पानी जो जमा रहता है उसके ऊपर जो एक ग्रीन कलर की काई वाला पैच नजर आता है, दैट इज एल्गी। और इस एल्गी का जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। अब क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है तो ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज स्टार्च। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व नहीं होता।
और ये प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होता है, जैसे कि रूट्स में, स्टेम में, लीफ में, फ्रूट में एंड इवन सीड्स में. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Some of the plant products rich in carbohydrates are sugarcane, potato, apple, etc. Now, along with carbohydrates, plants also synthesize other components of food such as proteins and fats. अब proteins जो हैं वो nitrogenous substances हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है. लेकिन plants के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से होता है? अब हमारे आसपास एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते. प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है अपनी सॉइल से. सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज़ करके सॉइल में रिलीज करते हैं. और ये जो सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है ये प्लांट्स पानी के साथ अपने अंदर रूट्स के जरिए लेते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि सॉइल में अगर नाइट्रोजन कम है तो फार्मर्स कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो. इससे क्या है कि प्लांट्स को अपनी नाइट्रोजन मिल जाती है और वो प्रोटीन्स बना सकते हैं. सम ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट्स रिच इन प्रोटीन्स आर नट्स, पल्सेस, बीन्स एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड, mustard, sesame, sunflower and coconut are rich sources of fats and oils. Components of basic food, that is carbohydrates, fats, proteins and minerals are same for both plants and animals. दोनों को ये सारे components चाहिए. Now let us look at the heterotrophic nutrition. जो organisms अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो एनवायरनमेंट में दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड कंज्यूमर्स. नाउ ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. Hence, the mode of nutrition in which organisms obtain their food from others, whether plants or animals, is called heterotrophic nutrition. Hetero का मतलब है other and trophic का मतलब है nourishment. अब plants भी heterotrophic होते हैं क्योंकि कई plants ऐसे हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं है. कलर ग्रीन क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है ही नहीं. Yeast, mushrooms and molds are some examples of non-green plants. Now, heterotrophic nutrition in non-green plants are of three types: saprotrophic, parasitic and symbiotic. Let us first look at the saprotrophic nutrition. अब इस न्यूट्रिशन में क्या तरीका है? कुछ ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स क्या करते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, सड़ रहे हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सैप्रोट्रोफिक. सैप्रो का मीनिंग है रॉटन और ट्रोफिक का मतलब है नरिशमेंट. अब हमारे सामने काफ़ी सारे मशरूम्स या फंजाई होते हैं. दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स विच टेक इन सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब सारे मशरूम्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते. कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं. और अगर एग्जाम्पल लें तो अगर कोई ब्रेड मॉइस्ट पड़ी रह जाए तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की फंगस उगती है, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉलोज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब इस न्यूट्रिशन का मोड है क्या? अब सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस को डेड मैटर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में डालते हैं. अब इससे क्या है कि उस लिक्विड में जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं. अब इससे क्या है कि वो कई बार जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साफ भी करते हैं, एनवायरनमेंट से हटा भी देते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट and hence they are useful scavengers.
आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि लेदर आइटम्स जैसे कि शूज या बैग्स हो, उनके ऊपर वाइट कलर का पैच डेवलप हो जाता है. दिस वाइट पैच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फंजाई. और ब्रेड पे, वुड पे, लेदर पे ये सारे फंगस कहाँ से आते हैं? अब फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जनरली, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, हमें नज़र नहीं आते. ये स्पोर्स जब किसी भी गीली और गर्म सतह पे या सरफेस पे आते हैं तो ये ग्रो करते हैं. नाउ आफ्टर स्पॉइलिंग द थिंग्स ऑन विच दे ग्रो, इनके और स्पोर्स बनते हैं और वो फिर से एयर में जाते हैं. सो अ मॉइस्ट ब्रेड स्लाइस has adequate nutrition and moisture necessary for mold spores to germinate and grow. Now there is another interesting activity to observe the growth of mold on bread. Now take a slice of bread, plastic bag, oven and refrigerator. Cut this slice of bread into 3 pieces. On the first slice, sprinkle water and keep it in a plastic bag. Seal it properly so that no air could enter it and place it in a warm room. Now place the second slice in oven and let it dry. When it is completely dried, put it in the second plastic bag and seal it and place it in the same room. Now keep the third piece of bread in a refrigerator after putting it in the third plastic bag. After a week, examine the bread pieces without opening the bags. You will observe a white cottony growth of mold in the first plastic bag. On the other hand, there will be no growth of fungus in the other two. Now this happens because the first bag has all favorable conditions for its growth, that is warmth and humidity, whereas second and third bag do not have so. तो इस फंगस को ग्रो करने के लिए स्पेशल क्या चाहिए? वार्मथ भी चाहिए और मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी भी चाहिए. नाउ फंजाई आर द प्राइमरी एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड वुडी डेब्रीज. 85 billion tons of carbon is returned annually to the atmosphere as carbon dioxide by the decay of cellulose by fungi. Now let us look at the second mode of nutrition and that is parasitic nutrition. अब इस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. नाउ पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑफ 2 types, total parasite and partial parasite. So first let us look at the total parasites. वो प्लांट जो अपना फूड खुद बिल्कुल भी नहीं बनाते और अपने सारे न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट प्लांट, मतलब जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उनसे लेते हैं, उनको कहते हैं टोटल पैरासाइट. व्हाट आर द एग्जांपल्स? Cuscuta or the Amarbale is a total stem parasite, while Rafflesia is a total root parasitic plant. Now let us look at the partial parasites. अब partial parasites के अपने green leaves हैं तो वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनको जो पानी और मिनरल्स चाहिए अपना फूड बनाने के लिए वो उनको उनके होस्ट प्लांट से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसलटो इज अ पार्शियल स्टेम पैरासाइट एंड सैंडलवुड इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट. नाउ मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस, दे ऑल आर पैरासाइट्स. ये हमारा खून चूसते हैं. नाउ लेट अस कम टू द symbiotic nutrition. Two organisms living in close physical contact with each other and providing mutual benefit are called symbionts, and the condition of living together is called symbiosis. Syn का मतलब है together और biosis life. तो दो organisms जो physically एक दूसरे के बहुत close रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सिम्बायंट्स. और उनके लाइफ प्रोसेस या उनके आदान प्रदान के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन.
Now the mode of nutrition is called symbiotic nutrition. For example, certain fungi live in the roots of trees in a symbiotic system called mycorrhiza. The tree provides nutrients to the fungus and in return they receive help from the fungus in absorbing water and nutrients from the soil. तो इसमें जो ट्री है वो फंगस को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स. और फंगस कैसे हेल्प करता है ट्री को? वो इस ट्री को हेल्प करता है कि ये ट्री सॉइल से अपना वाटर और न्यूट्रिएंट इनके थ्रू अब्सॉर्ब करे. अनदर एग्जाम्पल इज लाइकेंस. अब लाइकेंस जो हैं ये कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म हैं. ये दो ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन से बनते हैं. एल्गी जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड फंजाई विच आर सैप्रोफाइट जो कि एल्गी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सो फंगस क्या करता है कि ये शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो फूड प्रोड्यूस करता है वो प्रोवाइड करता है फंगस को. नाउ एल्गी इज प्लूरल ऑफ द वर्ड एल्गा, while fungi is the plural of the word fungus. Now our body, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है, क्योंकि बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन B12, और विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. हेंस होता क्या है इस रिलेशनशिप में कि जो ह्यूमन बॉडी है वो उस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है वो सारी कंडीशंस जिसमें कि ये माइक्रोब या ये छोटे छोटे से जो कीटाणु हैं ये सरवाइव करें, एंड इन रिटर्न ये माइक्रोब्स बॉडी को B12 प्रोड्यूस करके देते हैं. नाउ वी कम टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जो दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए वो है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. लेकिन अगर मार्शी या बॉगी एरियाज में जाओ तो वहाँ की सॉइल में ये दो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. अब इस एरिया में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको अपना नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? वो उनके ना कुछ स्पेशल लीव्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और अंदर के कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अपने लीव्स में ट्रैप कर सकें, और इन इंसेक्ट की बॉडी से फिर इन प्लांट्स को अपनी नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दो एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा है पिचर प्लांट. अगर आप इनके लीव्स को देखें तो पिचर प्लांट का लीफ जो है वो थोड़ा पिचर या एक कंटेनर की तरह नजर आता है और इसके ऊपर एक फ्लैप सा बना होता है. इस प्लांट की लीफ के अंदर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो होता क्या है कि कोई इंसेक्ट अगर इस पिचर प्लांट की लीफ के ऊपर आके बैठता है तो वो लिड बंद हो जाती है. अब ये जो इंसेक्ट है ये इसके अंदर के हेयर में फंस जाता है और फिर यहाँ पे पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और उस इंसेक्ट के अंदर का नाइट्रोजन प्लांट तक पहुँचता है. सिमिलरली अगर आप वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ देखेंगे तो इसमें दो लोब्स हैं और इन लोब्स के दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे सरफेस पे कांटे की तरह हेयर हैं. तो जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है इस लीफ पे तो ये लीफ अपने आप से बंद हो जाती है एंड अगेन फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, इंसेक्ट डिकम्पोज होता है और उसमें से नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है. अब ये तो तरीका हुआ प्लांट्स को कैसे इनका फूड मिलता है सॉइल से या अपने एनवायरनमेंट से. अब सॉइल से अगर प्लांट्स के अंदर फूड जा रहा है तो सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. सो लेट अस नाउ लुक एट रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अब सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से वापस आते हैं? नाउ there are various methods adopted to replenish nutrients in the soil. First is fertilizers और manures का यूज़ करते हैं फार्मर्स जिससे कि उनके सॉइल के अंदर दोबारा से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस या जो भी मिनरल्स चाहिए
वो रिप्लेनिश होते रहें. Now, nutrients can also be replenished in the soil by growing leguminous plants like gram and peas. अब इन प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सॉइल के अंदर. नाउ समटाइम्स जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नीचे ग्राउंड तक आता है, that also helps in replenishing nitrogen in the soil. So it is good to have the soil tested in a lab before adding fertilizer to it, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है और उसके अकॉर्डिंगली देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मैन्योर या फर्टिलाइजर की नीड है. Now plants can only absorb soluble forms of nitrogen from the soil through their roots. और जो बाकी के nutrients हैं वो air से उनको मिल सकते हैं. So let us look at the key takeaways from this chapter. Nutrition is the act of providing nutrients to the body cells of living organisms. There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophs can prepare their food from raw inorganic materials. The process in which the leaves of plant synthesize food using carbon dioxide, water and energy from the light is called photosynthesis. Heterotrophs depend on other organisms for their food requirement. Saprotrophs are organisms that feed on dead and decaying matter. Parasitic plants are of two types, total parasite and partial parasite. Plants can only absorb soluble form of nitrogen from the soil through their roots. So I hope ये chapter सबको clear है and answering questions based on this chapter will be easy now.